साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, वीडियो स्टार्ट हो चुका है, लाइक कर दें एक बार और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर दें, है ना। और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो अभी प्ले स्टोर पे जाएं और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, ठीक है। 2020 टेस्ट सीरीज 2020 टेस्ट सीरीज दोस्तों, ये आपकी सप्ताह में 2 दिन होती है, रविवार और गुरुवार को, ठीक है। सप्ताह में 2 दिन सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप पर ये सीरीज होती है। तो हमारे जितने भी साथी हैं सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और अपने मित्रों तक एक बार शेयर जरूर कर देंगे और ये सीरीज से सभी लोग जुड़े। और आज हम कुछ महत्वपूर्ण डाउट्स वाले प्रश्नों को लेकर के आए हैं, आप लोग पढ़ लेना दोस्तों, है ना। और ये निचोड़ क्लास स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों 21 जून से, यानी कि 2 सेशन इसके हो चुके हैं। अब आगे की क्लासें और निरंतर चलती हैं दोस्तों। तो इसमें जिस भी साथियों को इसमें कोर्स में एडमिशन लेना है वो आराम से ले सकते हैं। और दोस्तों ये चतुर्थ बैच स्टार्ट होने वाला है 1 जुलाई से। तो इस बैच में जिसको भी एडमिशन लेना है वो लेकर के अपना अध्ययन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अभी भी बहुत टाइम है, आराम से कर सकते हो। लाइव क्लासें रहेंगी, विस्तृत अध्ययन, टेस्ट, ट्रैक, डाउट सेशन, बहुत सारी चीजें आपको यहां पर मिलने वाली हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का इस सेशन सभी लोगों का। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कि उर्वशी के रचनाकार कौन है। उर्वशी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, दिनकर, प्रेमचंद या फिर सुमित्रा नंदन पंत। उर्वशी के रचनाकार कौन है, जल्दी से बताइए। यहां पर 4 विकल्प हैं। अब इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे, बताइए। उर्वशी के रचनाकार कौन है? देखते हैं कौन कौन क्या बता रहा है, कौन कौन क्लियर करके चल रहा है। उत्तर आपको चयन करना है, वीडियो को एक बार लाइक जरूर करना है। उर्वशी के रचनाकार कौन है? और बहुत सारे लोगों को पता है कि सर उर्वशी की अगर बात होगी तो उर्वशी एक रचना किसकी है? उर्वशी एक रचना 1909 की जो है वो जयशंकर प्रसाद की है ना। उर्वशी एक रचना दोस्तों जयशंकर प्रसाद की है और उर्वशी एक रचना दिनकर की है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, क्योंकि उर्वशी नाम से रचना एक जयशंकर प्रसाद की भी है, उर्वशी नाम से एक रचना दिनकर जी की भी है, ठीक है। तो आपको याद करना है, अगर आपसे पूछा जाए कि उर्वशी किसकी रचना है तो इन दोनों में से एक विकल्प में आपको मिलेगा, या तो जयशंकर प्रसाद मिलेगा या फिर दिनकर जी मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, यानी कि उर्वशी के रचनाकार ये दोनों हैं, जयशंकर प्रसाद और दिनकर, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1889 को। और दिनकर जी का जन्म हुआ था कब? 1908 में, ठीक है। ये आपको याद रख लेना। दिनकर जी की जो उर्वशी रचना है दोस्तों, उर्वशी रचना है, ये उर्वशी रचना के लिए क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था? कमेंट में आपको लिखना है। जबकि जयशंकर प्रसाद की जो उर्वशी रचना है ये दोस्तों चंपू काव्य कहलाती है, ठीक है। बहुत बढ़िया, है ना। तो अब आपको बताना है कि उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था। फटाक से आपको चयन करना है। अब यहां पर दोस्तों हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है, बताइए। कौन कौन बता रहा है? यहां भी कंफ्यूजन वाला सिस्टम होता है। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? यहां पर उत्तर तो आपका एक ही है, लेकिन कौन कौन कंफ्यूज होते, पहले भी मैंने वीडियो आपको दिया है, लेकिन आज बहुत अच्छे से अपन पढ़ रहे हैं, अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। बताएं हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? बिल्कुल लाइव क्लास है आज की अनिल कुमार जी। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है, किशोरीदास वाजपेयी, स्वयंभू या फिर दिनकर को कहा जाता है। और अच्छा क्वेश्चन आया है, सभी लोगों ने उत्तर बता दिया है कि सर हिंदी का पाणिनि जो कहा जाता है वो कहा जाता है किशोरीदास वाजपेयी। किसे कहा जाता है हिंदी का पाणिनि? किशोरीदास वाजपेयी को। यानी कि यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर वी, है ना। लेकिन अगर यहां पर आपसे पूछा जाता कि हिंदी व्याकरण, अगर यहां पर व्याकरण लगाया जाता, ऐसा व्याकरण लगा दिया जाता, तब आपका उत्तर चेंज हो जाता और उत्तर हो जाता क्या? कामता प्रसाद गुरु। तो हिंदी व्याकरण का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु और हिंदी का पाणिनि किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी का पाणिनि किशोरीदास वाजपेयी, हिंदी व्याकरण का पाणिनि दोस्तों कामता प्रसाद गुरु। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहां पर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया?
प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? पूरे डाउट्स वाले क्वेश्चन हैं आज के इस वीडियो में, पूरे डाउट्स वाले हैं, है ना। आपके लिए प्रयोगवाद शब्द का बताना है सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। अब देखो यहां पर डाउट्स है और कौन कौन ऐसे साथी हैं जो सही उत्तर बता रहे हैं। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? अज्ञे ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने, रामविलास शर्मा ने, या फिर दिनकर ने। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? और बहुत सारे लोगों ने उत्तर बता दिया है कि सर किशोरी ये जो नंद दुलारे वाजपेयी हैं इन्होंने प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है। देखो बहुत सारे लोगों ने अज्ञेय बता दिया, अज्ञेय ने नहीं किया भैया, किसने किया? नंद दुलारे वाजपेयी ने किया। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया नंद दुलारे वाजपेयी ने, जबकि प्रयोगवाद के प्रवर्तक, अगर आपसे पूछा जाता कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है तब आपको उत्तर लगाना था अज्ञेय, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर आपका नंद दुलारे वाजपेयी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये डाउट्स भी आपका क्लियर हो गया कि प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने किया और प्रयोगवाद सबसे पहले प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? अज्ञेय हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राष्ट्रीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है? लो, क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है लेकिन डाउट्स है इसमें, क्वेश्चन ये पूरे डाउट्स है, मैं आपको बता रहा हूं इसलिए संभल करके आपको उत्तर बताना है ना। एक राष्ट्रीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी, राजा राम शुक्ल, लाला भगवान दीन, या फिर गोपाल शरण सिंह। देखते हैं कौन कौन सही उत्तर बता रहा है। एक राष्ट्रीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है? और बहुत सारे लोग इस प्रश्न में कंफ्यूज हुए, लेकिन आपको पता है बहुत सारे लोगों ने ए लगा दिया, है ना, ए लगा दिया, बहुत बढ़िया, है ना। ये है कंफ्यूजन वाला सिस्टम, इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, है ना, ये आपका देखो यहां पर एक भारतीय आत्मा कहा जाता है दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी को, जबकि एक भारतीय अगर यहां पर होता एक भारतीय, यहां पर अगर होता एक भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है तब आप लगाते माखनलाल चतुर्वेदी, लेकिन यहां पर क्या है? एक राष्ट्रीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है तब आपका उत्तर हो जाएगा राजा राम शुक्ल। लगा दिया ना बहुत सारे लोगों ने ए नंबर, है ना, ए नंबर लगा दिया। यही तो है दोस्तों, इन्हीं को आपको पहचानना है कि एक भारतीय आत्मा अगर होता तो माखनलाल चतुर्वेदी, और एक राष्ट्रीय आत्मा है तो उत्तर आपका बी नंबर सही हो जाएगा, राजा राम शुक्ल। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्लियर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, अपभ्रंश का भावभूति किसे कहा जाता है? इतना अच्छा क्वेश्चन है, अपभ्रंश का भावभूति किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का भावभूति किसे कहा जाता है? अब इतना अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, किसे कहा जाता है? सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। अपभ्रंश का भावभूति किसे कहा जाता है? इतना अच्छा क्वेश्चन है, और इतना अच्छा क्वेश्चन क्या हो रहा है यहां पर आपको याद करना है। ठीक है, जल्दी से सभी लोग बताएंगे एक अपभ्रंश का भावभूति किसे कहा जाता है। इतना अच्छा क्वेश्चन और सभी लोगों ने बताया है। क्या बता रहे उत्तर आप लोग? अपभ्रंश का भावभूति किससे कहा जाता है? और उत्तर है दोस्तों पुष्पदंत को कहा जाता क्या, या फिर स्वयंभू को कहा जाता? किससे कहा जाता? वेरी गुड, किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को। जबकि अपभ्रंश का कालिदास किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का कालिदास किसे कहा जाता है? एक क्वेश्चन आता है अपभ्रंश का कालिदास किसे कहा जाता है, और एक क्वेश्चन आता है अपभ्रंश का भावभूति किसे कहा जाता है। तो आपने बताया कि सर अपभ्रंश का भावभूति कहा जाता है पुष्पदंत को, क्योंकि डॉक्टर भयाणी ने पुष्पदंत को अपभ्रंश का भावभूति कहा, है ना, आपको पता होगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रख लेना दोस्तों। और अपभ्रंश का कालिदास कहा जाता है किसे? स्वयंभू। अपभ्रंश का कालिदास स्वयंभू, अपभ्रंश का भावभूति पुष्पदंत, अपभ्रंश का भावभूति पुष्पदंत। ठीक है, पुष्प की भभूति लगाओ, काय की भभूति लगाओ? पुष्प की भभूति लगाओ। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे, कबीर की भाषा को साधुकड़ी किसने कहा? बताइए, कबीर की भाषा को साधुकड़ी किसने कहा? इतना अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर करते जाना, और ये डाउट्स वाला अपना जो सेशन है, इन प्रश्नों को कभी गलत करके नहीं आना, क्योंकि मैंने कई बार आपको पढ़ाया है और कई बार पढ़ाने के बाद बताया भी है कि इन क्वेश्चनों को अच्छे से रखो, परमानेंट रखो। कबीर की भाषा को साधुकड़ी किसने कहा? कबीर की भाषा को साधुकड़ी किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने, श्याम सुंदर दास ने, राम कुमार वर्मा ने, या फिर राम बिलास शर्मा ने? और यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर जो आपने बताया है कि सर साधुकड़ी कहा है किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। कबीर की भाषा को साधुकड़ी कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। जबकि दोस्तों आपको पता है कि कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? क्वेश्चन डाउट्स वाला क्वेश्चन है ना। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा। बोले सर हमने पढ़ा तो बहुत, लेकिन जब ऐसी चीजें नहीं पढ़ी तो आप क्या पढ़ा? कुछ नहीं पढ़ा। पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने। साधुकड़ी किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका 1 नंबर होगा, आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है? अर्धनारीश्वर एक रचना है दोस्तों। अब अर्धनारीश्वर एक किसकी रचना है? अर्धनारीश्वर केवल रचना आपसे पूछा गया है, तो रचना बताइए किसकी मानी जाती है? दिनकर की है, विष्णु प्रभाकर की है, धर्मवीर भारती की है, या फिर रामबिलास शर्मा की है? अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है? अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है? ये उत्तर आपको बताना है, जल्दी से बताएं। अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है? सभी लोग बताएंगे। और अर्धनारीश्वर इसके जो रचनाकार हैं दोस्तों, है ना, ये आपको पता होनी चाहिए कि सर ये जो निबंध है, ये निबंध किसका है? ये निबंध है दिनकर का। जबकि दोस्तों उपन्यास किसका है? ये उपन्यास विष्णु प्रभाकर का है। ठीक है, इसमें अगर उपन्यास पूछा जाता कि अर्धनारीश्वर उपन्यास किसका है, तब आप विष्णु प्रभाकर लगा देते। लेकिन अगर आपसे दोस्तों यहां पर निबंध पूछा गया तो आप दिनकर लगाते, है ना। और अगर इस प्रकार से आपसे पूछा गया तो यहां पर उत्तर दोनों हो जाएंगे आपको, दिनकर और विष्णु प्रभाकर दोनों की रचना है दोस्तों अर्धनारीश्वर, है ना। अब आपको क्लियर हो गया कि अर्धनारीश्वर निबंध है दिनकर जी का और उपन्यास है विष्णु प्रभाकर जी का। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पर, त्रिशंकु के रचनाकार कौन है? त्रिशंकु किसकी रचना है दोस्तों? बताइए। 4 विकल्प है त्रिशंकु के रचनाकार, आपको चयन करना। अज्ञेय, ब्रजमोहन सिंह, मन्नू भंडारी, या फिर प्रेमचंद। गलत नहीं होने चाहिए ऐसे क्वेश्चन। त्रिशंकु के रचनाकार कौन है? किसकी रचना है त्रिशंकु? त्रिशंकु एक किसकी रचना मानी जाती है? सभी लोग लाइक जरूर कर देना। जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना है वो कोर्स में एडमिशन जरूर लेना साथियों, है ना। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना। और यहां पर बहुत सारे लोगों ने बता दिया कि सर जो त्रिशंकु है ना, त्रिशंकु है, ये रचना आपको याद रखना है ना। बहुत बढ़िया चीज है दोस्तों। यहां पर आपको बहुत अच्छा डाउट्स है ना। यहां पर याद रख लेना कि ये जो मन्नू भंडारी का है ये कहानी संग्रह है। ये क्या है? कहानी संग्रह। ब्रजमोहन का ये क्या है दोस्तों? नाटक है। ब्रजमोहन का नाटक है। और त्रिशंकु आपको अज्ञेय की पता ही है। अज्ञेय की दोस्तों ये क्या है? निबंध है। अज्ञेय का त्रिशंकु क्या है? निबंध है। अब देखो, आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था कि त्रिशंकु के रचनाकार कौन है, तब आपको ये त्रिशंकु तीनों कवियों की रचनाएं हैं। अज्ञेय की भी रचना त्रिशंकु है, ब्रजमोहन की भी रचना त्रिशंकु है, मन्नू भंडारी की भी रचना त्रिशंकु है। लेकिन आपको पता होगा कि अज्ञेय का एक क्या है? निबंध। ठीक है, ब्रजमोहन सिंह का एक क्या है दोस्तों? नाटक। ठीक है, और यहां पर देखो, यहां पर मन्नू भंडारी की क्या है दोस्तों? कहानी संग्रह, है ना। तो ये आपको याद रख लेना त्रिशंकु। ठीक है,
त्रिशंकु के रचनाकार कौन है, त्रिशंकु निबंध किसका है, त्रिशंकु नाटक किसका है और त्रिशंकु कहानी किसकी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर आ जाते हैं प्रिया सिंह जी, नीचे नंबर चल रहे हैं तो नंबर पे कॉल भी कर सकते जिनको भी लेना है। हिंदी का ऐतिहासिक उपन्यासकार, हिंदी का ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है तो किसे माना जाता है। देखो इतना अच्छा क्वेश्चन है, बताइए हिंदी का ऐतिहासिक उपन्यासकार किसे माना जाता है, डाउट्स बताइए। ऐतिहासिक उपन्यासकार किसे माना जाता है हिंदी का, किशोरीलाल गोस्वामी को, वृंदावन लाल वर्मा को, या लज्जाराम मेहता, या फिर प्रेमचंद को। हिंदी का ऐतिहासिक उपन्यासकार किसे माना जाता है ये आपको बताना है, उत्तर आपका क्या हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है साथियों। हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार में आपको यह देखना है दोस्तों कि हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार किशोरीलाल गोस्वामी हैं, जबकि वृंदावन लाल वर्मा को ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का जनक माना जाता है। लेकिन दोस्तों यहां पर एक चीज आपको याद रखना है कि यहां पर तो आपको पता है ऐतिहासिक उपन्यासकार किशोरीलाल गोस्वामी तो हैं, लेकिन ऐतिहासिक उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा भी हैं, लेकिन ऐतिहासिक उपन्यास के जनक माने जाते किशोरीलाल गोस्वामी, है ना, और ऐतिहासिक कहानी के जनक माने जाते हैं कौन, वृंदावन लाल वर्मा। तो एक चीज आपको याद रख लेना है, यहां से याद रख लेना, ये दोनों है दोस्तों, वृंदावन लाल वर्मा भी ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, किशोरीलाल गोस्वामी भी हैं, लेकिन किशोरीलाल गोस्वामी को आपको याद रख लेना है। ठीक है, ठीक है, इनको आपको याद रख लेना है दोस्तों हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकारों में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको याद रखना है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, बताइए। अज्ञेय को, केशवदास को, तुलसीदास को, या फिर हरिऔध को, किसे कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत। सभी लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है। और बढ़िया क्वेश्चन आया, यहां पर काव्य आपसे पूछा गया कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, और बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि सर कठिन काव्य का प्रेत जो कहा जाता है वो कहा जाता है केशवदास को। वेरी गुड, यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है। और कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है अज्ञेय को। अगर यहां पर गद्य होता दोस्तों तो आपका उत्तर हो जाता अज्ञेय, लेकिन यहां पर क्या है काव्य, तो उत्तर हो जाएगा केशवदास। ठीक है, केशवदास का हो गया, बहुत बढ़िया, है ना। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, यहां पर सन्यासी किसकी रचना है, सन्यासी किसकी रचना है, इसको आपको चयन करना है। एक बार वीडियो को लाइक करना है, अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर देना है कि सन्यासी किसकी रचना है, सन्यासी किसकी रचना है, ये आपको बताना है। उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ईलाचंद जोशी की, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, या फिर हरिऔध। सन्यासी किसकी रचना है, किसकी रचना है सन्यासी। और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, सन्यासी की रचनाकार कौन है। तो यहां पर आपको एक बार देख लेना है दोस्तों कि सन्यासी इनका उपन्यास है और इनका क्या है नाटक है ना। यहां पर देख लो एक बार कि इनका क्या है उपन्यास, इनका दोस्तों उपन्यास है और इनका क्या है नाटक, इनका क्या है नाटक। ठीक है, तो सन्यासी किसकी रचना आपसे पूछा गया तो आपको याद रख लेना कि या तो आपके ऑप्शन में ईलाचंद जोशी मिलेगा आपको, या लक्ष्मी नारायण मिश्र मिलेगा। या अगर आपसे उपन्यास पूछा जाएगा कि सन्यासी उपन्यास किसका है तो ईलाचंद जोशी का सन्यासी उपन्यास है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सन्यासी नाटक किसका है तो नाटक आपका लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। ठीक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का ये सन्यासी नाटक है और सन्यासी उपन्यास है ईलाचंद जोशी का।
ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुक्ति पथ किसकी रचना है? मुक्ति पथ किसकी रचना है ना? मुक्ति पथ के रचनाकार कौन है? उदय शंकर भट्ट, ईलाचंद्र जोशी, अभय मौर्य या फिर निर्मल वर्मा। मुक्ति पथ किसकी रचना है? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, तब आपको चयन करना है उत्तर आपका क्या हो जाएगा। हाँ, जोश में आकर लोग संन्यास ले लेते। बहुत बढ़िया शैलेश जी। मुक्ति पथ किसकी रचना है, ये आपको बताना है। मुक्ति पथ किसकी रचना है? अच्छा क्वेश्चन है और आपका यहां पर बिल्कुल सही। यहां पर भी डाउट्स वाला सिस्टम है दोस्तों, है ना? यहां पर भी आपके लिए दिया गया है कि इनका दोस्तों क्या है? नाटक, है ना? इनका क्या है? उपन्यास, है ना? और इनका क्या है? उपन्यास। ठीक है, तो यहां पर याद रख लेना, मुक्ति पथ उदय शंकर का क्या है? नाटक। मुक्ति पथ ईलाचंद्र जोशी का क्या है? उपन्यास। मुक्ति पथ अभय मौर्य का क्या है? उपन्यास। तो आपको याद रखना है यहां पर कि मुक्ति पथ अभय मौर्य का उपन्यास है, ईलाचंद्र जोशी दोस्तों उपन्यास है, ईलाचंद्र जोशी का भी उपन्यास है, उदय शंकर भट्ट का भी क्या है? नाटक है, मुक्ति पथ। इनको अपन को याद रखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो उदय शंकर भट्ट का ये नाटक है मुक्ति पथ, ईलाचंद जोशी का उपन्यास है मुक्ति पथ, ठीक है, और अभय मौर्य का उपन्यास है मुक्ति पथ। ये मुक्ति पथ आपको याद रखना है। यहां पर तीनों विकल्प आपके सामने हैं, इन तीनों विकल्प को आपको समझ लेना है। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। पंचवटी प्रसंग काव्य किसकी रचना है? पंचवटी प्रसंग काव्य ये किसकी रचना है? बताइए। मैथिली शरण गुप्त की, निराला की, भगवती चरण वर्मा या फिर धर्मवीर भारती की? पंचवटी प्रसंग काव्य किसकी रचना है? पंचवटी प्रसंग काव्य के रचनाकार कौन है? अब आप पढ़ते हो नॉर्मल, पंचवटी किसकी रचना है, पंचवटी प्रसंग के रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। सभी लोगों को बताना पंचवटी प्रसंग काव्य किसकी रचना है। और सभी लोगों ने बताया है। देखो बहुत सारे लोग जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो ये लगा रहे हैं कि सर ये तो मैथिली शरण गुप्त हैं, लेकिन इस भूल में मत रहना, है ना मेरे भाइयों, है ना। यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा निराला। क्या हो जाएगा? निराला हो जाएगा, यानी आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। बोले सर ये तो पक्का पता था कि, है ना, खा गए ना डाउट्स। ये पंचवटी प्रसंग के रचनाकार कौन है? निराला। कौन है? निराला, यानी कि आपका बी नंबर यहां पर पूरा पूरा बी नंबर सही हो जाएगा। लेकिन केवल अगर पंचवटी पूछा जाता, केवल अगर पंचवटी पूछा जाता तब आपका उत्तर हो जाता मैथिली शरण गुप्त, है ना। इनकी रचना आपने पढ़ी होगी मैथिली शरण गुप्त की, भारत भारती। सभी ने पढ़ी ना भारत भारती, 1912 की रचना पढ़ी होगी। ठीक है, और दोस्तों ये पंचवटी इनका खंड काव्य माना जाता है मैथिली शरण गुप्त का, और पंचवटी प्रसंग ये निराला की रचना है ना। निराला के बारे में आपने पढ़ा होगा दोस्तों, सभी लोगों ने पढ़ा है कि छायावाद के आधार स्तंभों में इनका नाम लिया जाता है निराला जी का। ठीक है, तो यहां पर आपका उत्तर निराला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पर आता है, वापसी किसकी रचना है? वापसी किसकी रचना है बताइए। अब ऐसे क्वेश्चन आपके उसमें आते हैं और आप लोग क्या होते हैं, बहुत डाउट्स में आ जाते हैं। अब बोले सर ये गलत हो गया, कैसे गलत हो गया? जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया वो ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। आपको वो हर चीज बताई जाती है जहां पर आप डाउट्स खाते हैं, जहां पर डाउट्स आपको आ जाता है दोस्तों, जहां पर आप गलत करके आते हैं, है ना। तो वापसी किसकी रचना है? अभी तक आपने दोस्तों वापसी कहानी पढ़ी थी, कहानी पढ़ी थी। कौन कौन सी कहानी पढ़ी थी कि सर वापसी कहानी तो किसकी है? वापसी कहानी तो बोले सर उषा प्रियंवदा की है। आपने यही पढ़ा था अभी तक, लेकिन आज कुछ और नया पढ़ोगे आप, और वो नया ये है दोस्तों कि याद रख लेना, ठीक है, कि एक जो वापसी है दोस्तों, एक वापसी एकांकी भी है, और एकांकी किसकी है? एकांकी है उदय शंकर भट्ट की। किसकी एकांकी है? उदय शंकर भट्ट की एकांकी भी है, तो ये भी अपन को याद रखना। वापसी किसकी रचना? उषा प्रियंवदा की। वापसी एकांकी किसकी है? तो उदय शंकर भट्ट की।
अब आपसे कभी क्वेश्चन आएगा कि वापसी कहानी की रचनाकार कौन है, तो आप लगा देना ऊषा प्रेमवदा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वापसी एकांकी किसकी है, एकांकी तो उदय शंकर भट्ट की एकांकी मानी जाती है। आपको भूलना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज में हमेशा डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस विमर्श किसकी रचना है? रस विमर्श के रचनाकार कौन है दोस्तों? डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी हैं। ये 4 विकल्प है, रस विमर्श के रचनाकार आपको चयन करना है। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है और दोस्तों आपसे बनेगा भी। रस विमर्श के रचनाकार कौन है ना? ये डाउट्स वाले जो क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और दोस्तों बताइए, आपने हर एग्जाम में देखा होगा 2-4 क्वेश्चन डाउट्स वाले डाले जाते हैं, जहां आप डाउट्स हो चकमा खाओ और गलत करके आओ, है ना। रस विमर्श के रचनाकार कौन माने जाते हैं, इसका उत्तर सभी लोगों ने बताया है। क्या बताया है, यहां पर देखो दोस्तों, है ना। रस विमर्श दोस्तों आपको याद रख लेना है, यहां पर पूछा जाता है रस विमर्श, और रस विमर्श के रचनाकार माने जाते हैं डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी। ये अगर इस प्रकार से पूछा गया रस विमर्श, तो आपको लगाना ए नंबर, यानी कि दोस्तों राममूर्ति त्रिपाठी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा रस सिद्धांत के रचनाकार कौन है, तो रस सिद्धांत दोस्तों किसका है? नगेंद्र की रचना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है रश्मिमांसा के रचनाकार कौन है, रश्मिमांसा के रचनाकार कौन है, तो आप क्या लगाओगे? रश्मिमांसा के रचनाकार रामचंद्र शुक्ल, रस सिद्धांत के रचनाकार डॉक्टर नगेंद्र, और रस विमर्श के रचनाकार डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी। ये तीनों क्वेश्चन आए हैं। कभी कभी आपसे दोस्तों रस सिद्धांत पूछा जाता है कि रस सिद्धांत के रचनाकार कौन है, तो रस सिद्धांत के रचनाकार आपको डॉक्टर नगेंद्र लगाना है, जो कि श्रेष्ठ आलोचक माने जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? डाउट्स वाला क्वेश्चन, स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? आप पढ़ते हैं रोज, लेकिन दोस्तों बहुत अच्छे से आपको देखना है, कुछ डाउट्स वाले प्रश्नों को भी आपको पढ़ना है। स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, ये भी आपको बताना है। श्रीधर पाठक, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या फिर मुकुटधर पांडे। स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया वो किसने किया? ये 9 बजे होती है रोज क्लास, है ना। इस क्लास को आप लोग रोज अटेंड करें, अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का समावेश किया जाता है ना। और दोस्तों स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने पढ़ा था उनने तो उत्तर सही बता दिया, लेकिन जिन्होंने इतना पढ़ा था बस कि स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक श्रीधर पाठक हैं, उन्होंने क्वेश्चन को गलत कर दिया है ना, गलत कर दिया है। और जिन्होंने डी नंबर बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। आप याद रखना दोस्तों कि स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग की अगर बात हो तो आपको डी लगा देना है, मुकुटधर पांडे लगा देना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है, तो प्रवर्तक में आपको श्रीधर पाठक लगा देना है। 2 क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन डाउट्स वाले हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया और छायावाद के प्रवर्तक कौन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब, तो आपको डाउट्स में नहीं रहना है। स्वच्छंदतावाद शब्द का पूछा था इसलिए हमने मुकुटधर पांडे लगाया, और अगर प्रवर्तक पूछते तो हम श्रीधर पाठक लगाते, है ना। क्लियर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते, फूलों का गुच्छा के रचनाकार कौन है? फूलों का गुच्छा, बोले फूल नहीं फूलों का गुच्छा, बताइए फूलों का गुच्छा ये किसकी रचना है? अच्छा क्वेश्चन है। एक बार वीडियो को लाइक जरूर करना, एक बार शेयर कर देना अपने मित्रों तक। दोस्तों अगर आपको अच्छा वीडियो लग रहा है, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि इतने अच्छे क्वेश्चन डाउट्स वाले आपको ला रहे हैं, है ना, जल्दी से आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे फूलों का गुच्छा के रचनाकार कौन है, फूलों का गुच्छा के रचनाकार कौन है, सभी लोग बताएं और उत्तर क्या हो जाएगा? भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, यशपाल या फिर पंत? सभी लोगों को चयन करना है, सभी को बताना है। और फूलों का गुच्छा, बोले फूल नहीं फूलों का गुच्छा, तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, है ना, फूलों का गुच्छा। और एक रचना पूछी जाती है फूलों का कुर्ता, एक रचना पूछी जाती है फूलों का कुर्ता, फूलों का कुर्ता, ठीक है। तो कुर्ता से भी आपको सावधान रहना है। फूलों का कुर्ता यशपाल की रचना है दोस्तों, फूलों का कुर्ता, जबकि फूलों का गुच्छा ये भारतेंदु की रचना है। फूलों का गुच्छा किसकी रचना है? भारतेंदु की, और फूलों का कुर्ता यशपाल की रचना है, ठीक है।
याद रख लेना, भूलना नहीं है। फूलों का कुर्ता यशपाल, फूलों का गुच्छा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। अब यहां पर आ जाते अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर आता है, हिंदी का प्रथम कवि कौन है दोस्तों। अब यहां पर 4 विकल्प हैं, इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर हिंदी का प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम महाकवि, है ना, ये भी पूछा जाता है। अपभ्रंश का प्रथम कवि, अब आपको यहां पर भी बताना है। देखो पूरे विकल्प है लाइन से, चंद को आप मानेंगे, सरहपा को मानेंगे, देवसेन को मानेंगे या स्वयंभू को मानेंगे, बताइए। हिंदी का प्रथम कवि किसे मानेंगे? ऐसे क्वेश्चन आपके लिए डाउट्स में डालते हैं कि बोले सर जब श्रापकाचार हिंदी की प्रथम रचना है ना, तो सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि क्यों माना जाता है? कभी आपके मन में, माइंड में कभी आया विचार? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने तो रट रखा है कि सर हिंदी को प्रथम कवि सरहपा माना जाता है। हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? और आपका उत्तर हो जाता है दोस्तों, हिंदी का प्रथम कवि सरहपा। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो आपको सरहपा ही लगाना है। लेकिन अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आपका यहां पर बदल जाता है कि हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है, महाकवि कौन है, तो महाकवि में आपको उत्तर लगाना चंद बरदाई, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तब आपका उत्तर हो जाएगा स्वयंभू, है ना। और आपको पता है, एक क्वेश्चन और आपको बताना है कि हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है, जल्दी से आपको बताना। ये तो सभी लोगों को दोस्तों डाउट्स क्लियर हो गया कि हिंदी के प्रथम कवि सरहपा राहुल सांकृत्यायन ने माना है इन्हें। ठीक है, और दोस्तों हिंदी का प्रथम महाकवि चंद को माना गया। ठीक है, इन्होंने दोस्तों क्या लिखा था? इन्होंने दोस्तों महाकाव्य लिखा था। ठीक है, ये भी आपको पता होगा। और आपको स्वयंभू भी आपको पता होगा कि राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, ये भी आपको याद रखना है। अब आपको बताना है हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, जल्दी से आप लोग चयन करेंगे। फिर आपको बताना है युगधार के रचनाकार कौन है। युगधार के रचनाकार कौन है, बताइए। युगधार के रचनाकार कौन है? सोहनलाल द्विवेदी, नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद या फिर श्रीनिवास दास। युगधार ये किसकी रचना है? अब यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो सीधा सीधा बोल दो कि सर गलत बता रहे। जैसे अभी एक भाई ने बोला था, काय के लिए? स्वच्छंदतावाद के लिए। किसने बोला था? रंजीत कौन है, उसने बोला सर काहे को गलत बता रहे, है ना। समझ तो लो भैया स्वच्छंदतावाद को, है ना। आपको पता होना चाहिए कि यहां पर अगर स्वच्छंदतावाद लिखा है और यहां पर छायावाद लिखा है, ये छायावाद हो या स्वच्छंदतावाद हो, दोनों शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले जो थे वो मुकुटधर पांडे थे। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, आपका उत्तर हो जाएगा मुकुटधर पांडे। छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, आपका उत्तर हो जाएगा मुकुटधर पांडे। अब इसमें कौन सा डाउट्स है, इसको याद रख लेना। अब आपसे पूछा जाएगा कि प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, नंद दुलारी वाजपेयी ने। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है, तो अज्ञेय हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि किसी ने अगर प्रथम सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया तो वही उस युग का प्रवर्तक होगा, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। याद रखना युगधार के रचनाकार कौन है। तो बहुत सारे लोग यहां भी कंफ्यूज होंगे क्योंकि उनको सिर्फ नागार्जुन पता था, लेकिन आपको पता है दोस्तों कि ये जो रचना है युगधार, ये रचना सोहनलाल द्विवेदी की है। अगर इसमें युगधारा लग जाता, युगधारा, तो आपका उत्तर नागार्जुन चला जाता। युगधारा लग जाता तो आपका उत्तर नागार्जुन चला जाता, नागार्जुन चला जाता। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो युगधारा के रचनाकार कौन है? सोहनलाल द्विवेदी। युगधार के रचनाकार कौन है? सोहनलाल द्विवेदी। और युगधारा के रचनाकार कौन है? तो नागार्जुन। युगधारा के रचनाकार कौन है? तो नागार्जुन। इनको आपको याद करना है, ठीक है। ऐसा आता है हमेशा। अब यहां पर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको बताना है कि समय देवता के रचनाकार कौन है। समय देवता के रचनाकार कौन है, जल्दी से बताइए। समय देवता के रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, है ना, नरेश मेहता, पंत या फिर निराला। समय देवता आपको बताना, एक साहित्य देवता भी होता है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन में भी आपको पता है, इस क्वेश्चन में भी कई डाउट्स है। मैं बता रहा हूं उन प्रश्नों को लेकर के मैं आया हूं, है ना, जो प्रश्न आपके लिए हमेशा कंफ्यूज करते हैं और आप हमें ही गलत ठहरा देते हैं, है ना, कि सर आपको नहीं पता, आप गलत काहे को बता रहे हैं।
उर्वशी, उर्वशी रचना के लिए मैंने बताया कि जयशंकर प्रसाद की है, जबकि उसमें ऑप्शन में दिनकर नहीं था। बोले सर काहे को गलत बता रहे हो, ये तो रचना दिनकर की है। फिर मैंने बताया समय देवता के रचनाकार कौन है ना, और साहित्य देवता के रचनाकार कौन है। तो यहां पर आपको याद करना है कि समय देवता ये जो रचना है दोस्तों ये नरेश मेहता की है, जबकि साहित्य देवता अगर आपसे पूछा जाएगा तो साहित्य देवता के रचनाकार कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी। और मैंने आपको याद भी करवाया था कि साहित्य देवता को माखन खवाना है। साहित्य देवता को क्या खवाना है, साहित्य देवता को माखन खवाना है। तो साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी और समय देवता नरेश मेहता, समय देवता नरेश मेहता, साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी, है ना। भूलोगे तो नहीं, अब भूलना नहीं है। साहित्य देवता को माखन खवाना है तो माखनलाल चतुर्वेदी, है ना, इसको याद रख लेना। और नरेश मेहता, समय देवता, ये नरेश मेहता की रचना है। और गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, ठीक है, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, समय देवता नरेश मेहता, साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी। इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, पकड़ बनाना है इन चीजों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों यहां पर, कलम का मजदूर के रचनाकार कौन है। कलम का मजदूर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। कलम का मजदूर के रचनाकार कौन है, उत्तर आपको बताना है। अमृत राय हैं या फिर मदन गोपाल हैं, अज्ञे हैं या फिर निराला हैं। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग लाइक जरूर कर देना। और जिन भी साथियों को सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में दोस्तों एडमिशन लेना है, वो ऐप में एडमिशन अभी ले लें। क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं, हिंदी साहित्य की निचोड़ क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आपके लिए बहुत फायदा होगा। अभी तक जो छूटी क्लास है, 2 छूटी क्लास भी होंगी, तो वो भी रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगी, है ना। तो जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना है वो आराम से सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करें। और ऐसे कई प्रकार के डाउट्स वाले वीडियो भी आपको मिलेंगे, की वीडियो भी आपको मिलेंगे, विस्तृत अध्ययन निचोड़ क्लासें आपको मिलेंगी। यहां पर कलम का मजदूर आपसे पूछा गया और मैंने आपको कई बार याद करवाया कि मां से मजदूर और मां से मदन गोपाल, है ना, मां से मजदूर और मां से मदन गोपाल। और अगर आपसे पूछा जाता कलम का सिपाही, कलम का सिपाही, कलम का सिपाही की रचनाकार कौन है, तो कलम का सिपाही में आपका उत्तर अमृत राय हो जाता। कलम का सिपाही अमृत राय हो जाता, लेकिन कलम का मजदूर ये मदन गोपाल की है। बोले सर कैसे अंतर इसमें समझें, मैंने कहा था कि अगर मजदूर आए तो मां से मजदूर और मां से मदन गोपाल, ठीक है। और सिपाही में आप अमृत राय पढ़ लेना। बोले सिपाही अमृत पीते हैं, सिपाही क्या पीते हैं, अमृत पीते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। और आपको पता है कलम का सिपाही किसका उपनाम है, उपनाम अगर आपसे पूछा जाए तो आपको प्रेमचंद लगा देना है ना, क्योंकि ये प्रेमचंद की जीवनियां मानी जाती हैं दोस्तों, ये प्रेमचंद की जीवनियां मानी जाती है, इनको अपन को याद करना है। मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा किसकी मानी जाती है, यहां भी बहुत सारे लोगों को डाउट्स है। बोले सर कैसा डाउट्स है, मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा किसकी है, राहुल सांकृत्यायन की है, जानकी देवी बजाज की है, डॉक्टर धर्मवीर भारती की, या फिर महादेवी वर्मा की है। मेरी जीवन यात्रा, अब देखो यहां पर दोनों चीजें हैं दोस्तों। अब आत्मकथा पूछा गया है, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा किसकी है, मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा के लेखक कौन है, और आपका बिल्कुल सही यहां पर उत्तर हो जाएगा। ये दोनों जो महानुभाव हैं यहां पर देखो, तो इन्होंने अपनी अपनी आत्मकथा लिखी है दोस्तों इसी नाम से, यानी कि आपका उत्तर ए और बी दोनों हो जाएगा। राहुल सांकृत्यायन भी हैं और जानकी देवी बजाज की दोस्तों, इनकी भी आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, कभी आपसे पूछा जाए कि मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा किसकी है, अगर ऑप्शन में राहुल सांकृत्यायन है तो राहुल सांकृत्यायन लगा देना, अगर ऑप्शन में जानकी देवी बजाज है तो जानकी देवी बजाज लगा लेना। दोनों कभी आपको ऑप्शन में नहीं देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपकी दोनों की मेरी जीवन यात्रा नाम से आत्मकथा इन्होंने लिखी है, इनको अपन को याद करना है ना। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहें दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहें, जितने भी हमारे साथी हैं। बहुत अच्छा लगा होगा आपको कि, है ना, आपको दोस्तों पढ़ करके मजा आया होगा कि ऐसी बहुत सारी रचनाएं हैं, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके मस्तिष्क में कुछ और बैठ गए हैं, लेकिन वास्तव में कुछ और उत्तर उनका है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग बनाए रहें, सहयोग बनाए रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। जिन भी साथियों को दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस, अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को आप डाउनलोड कर लें। और दोस्तों वहां पर 2020 टेस्ट सीरीज होती है, सप्ताह में 2 बार होती है, रविवार और गुरुवार को होती है।
तो उस टेस्ट सीरीज में आप भाग ले सकते, बिल्कुल फ्री है ना। बाकी दोस्तों आपको निचोड़ क्लास स्टार्ट हो चुकी है हिंदी साहित्य की, जिसका लक्ष्य है कि 10 दिन में हिंदी साहित्य का निचोड़ पढ़ना है जो पूछा जाता है ना। तो इससे आपको दोस्तों याद रख लेना कि जिनको भी इसमें एडमिशन लेना है वो एडमिशन ले सकते हैं। निचोड़ क्लास है जिनका 10 दिन के अंदर कोई एग्जाम है तो वो इसमें दोस्तों एडमिशन ले सकते हैं। इसका मात्र 1199 में आप कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों मेरा दूसरा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे चल रहा है ना, 62, ये मेरा दूसरा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दोस्तों लाइन में चल रहा है, उसको याद कर लेना। और दोस्तों उस पर आप व्हाट्सएप करके हमसे बात भी कर सकते हैं, है ना। और दोस्तों ये चतुर्थ बैच भी स्टार्ट हो रहा है, इनको भी आपको याद रखना। तो जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है, ठीक है, कुमारी हेमा जी, बबीता, बीनू जी, दारसू, पूनम, हरिओम जी, सीमा जी, रीना जी, ऑल इन वन जी, अर्शदीप जी, बहुत बढ़िया, रामेश्वर जी, अलका, अजित जी, कुमारी जी, ममता, रीता जी, ओमदेव, हेमलता, KM, सुनीता, रीसू जी, मनीषा, पूनम जी, अत्यांश जी, विद्या जी, अनीता जी, दिव्या जी, पूनम जी, कुलदीप जी, बहुत बढ़िया, गीतिका जी, विजय लक्ष्मी, प्रमोद पांडे, सीमा जी, अभय यादव जी। धन्यवाद साथियों, लगे रहें, वीडियो को लाइक करते रहें। और विद्या जी, मनीषा गिल जी, सोनू जी, रीता कांत जी, प्रीति पाल जी, मीनू जी, है ना, कुलदीप, ज्योति जैन जी, रजनी जी, मधु जी, बहुत बढ़िया, प्रमिला, मीना जी, अनया जी, डॉली सेठ जी, और बिल्कुल लवली ठाकुर, दारसू शर्मा जी, जितने भी हमारे साथी हैं वीडियो को लाइक अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। वैशाली, कुलदीप जी, तरण जी, है ना, शिवांशी, आराधना जी, प्रदीप जी, अलका, अमृता, रचना जी, कामना जायसवाल जी, बहुत बढ़िया, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम देव जी, मोहित जी, राजीव जी, उदय जी, धन्यवाद। सभी साथी जुड़े रहें, लाइक करते रहें। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को जरूर डाउनलोड कर ले साथियों, और आगे जरूर बढ़ते रहें, ठीक है। तो जितने भी हमारे साथी हैं उनको आगे जरूर बढ़ना है, लाइक करना है, शेयर करते रहना है, और अध्ययन तो रुकना नहीं चाहिए, अध्ययन तो आपको करना ही है। और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सभी साथियों को धन्यवाद। एग्जाम आपके निकट हैं, हर एग्जाम आपके आने वाले हैं, ठीक है। तो सभी साथी इसी प्रकार से जुड़े रहें दोस्तों, और सभी लोग सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। अध्ययन इसी प्रकार से अपना चलेगा, सभी लोग करें। और आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद।